नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न तंत्र में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जनगणना के बारे में। 2011 में जो जनगणना हुई थी भारत में, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की और कुछ क्वेश्चंस की। तो और जनगणना के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि जनगणना भारत में कैसे स्टार्ट हुई, सर्वप्रथम किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट हुई। तो इसके बारे में आज पूरी जानकारी मिलेगी भारत की जनगणना के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि भारत की जनगणना का इतिहास क्या है और जो वर्तमान में जनसंख्या है वो वह किस रेशो से बढ़ रही है। मृत्यु दर, जन्म दर, किस राज्य में कितनी जनगणना है, ये सारी जनसंख्या के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जनगणना होती क्या है। तो जनसंख्या जनगणना एक देश या किसी देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में सभी व्यक्तियों के विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण व प्रसार की समग्र प्रक्रिया है। यानी कि एक देश में जितनी भी जनसंख्या होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसका सामाजिक डाटा, आर्थिक डाटा, जनसंख्या की का डाटा या विशिष्ट समय पर विशिष्ट जनसंख्या का डाटा और उसका विश्लेषण और संग्रह, संकलन, इसका जो एक समग्र प्रक्रिया होती है उसको ही जनगणना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। जनगणना पिछले एक दशक में मतलब 10 वर्षों में देश की प्रगति की समीक्षा, सरकार की चल रही योजनाओं की निगरानी और भविष्य की योजनाओं का आधार है। मतलब जो भी जनगणना है वो पिछले जो 10 साल हैं उसकी समीक्षा करती है और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं विभिन्न स्तरों पर उसकी निगरानी करती है और भविष्य की योजनाओं का आधार बनाती है कि आगे हमें भविष्य में क्या प्लान्स करने हैं उसके बारे में जानकारी देती है। यह किसी समुदाय का तात्कालिक फोटोग्राफिक चित्र या स्थिति प्रदान करती है। भारत में अनेक समुदाय रहते हैं तो उनके जो समुदाय हैं उनका जो है तात्कालिक डाटा तैयार करती है कि वह किस स्थिति में है, वे आगे के प्लान्स तैयार करने में कैसे सहायता प्रदान करेंगे। तो जो किसी विशेष समय पर मान्य है, जो उस विशेष समय के लिए जो लास्ट के 10 साल के हैं। तो आगे चलते हैं। जनगणना जनसंख्या विशेषताओं में प्रवृत्ति भी प्रदान करती है कि हमारी स्थिति अब क्या है और हम कैसे सुधार सकते हैं। उनकी जो विशेषताएं हैं जनसंख्या की विशेषता में प्रवृत्ति प्रदान करती है जनगणना। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती है कि भारत में जो 10 साल हो जाते हैं जब उसके 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। 2011 में जनगणना हुई थी तो 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना के काल के समय जनगणना नहीं हो पाई जो कि अब चल रही है इस टाइम। तो भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में ढाका में हेनरी वाल्टर, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है, द्वारा आयोजित की गई थी। तो आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि भारतीय जनगणना के जनक कौन है। तो भारतीय जनगणना के जनक है हेनरी वाल्टर। ठीक है, और सबसे पहले 1830 में ढाका में स्टार्ट हुई थी भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना। गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान वर्ष 1872 में भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। तो उसके बाद भारत में जनगणना कब स्टार्ट हुई, जो पहली गैर समकालिक थी वो 1872 में 1872 में। और ये किसने स्टार्ट की थी गवर्नर जनरल मेयो ने। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। पहली जनगणना 1881 में जो कि समकालिक हुई और एक आधारभूत ढांचे से हुई थी। पहली जनगणना 1881 में हुई थी। भारत में के जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन द्वारा संपन्न कराई गई थी। तब से निर्बाध रूप से हर 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है। इसमें जो गवर्नर जनरल थे उस समय वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखना है, रिपन के काल में जनसंख्या स्टार्ट हुई थी प्रॉपर तरीके से। और 1872 में गैर समकालिक हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। ये जो है 2011 की जनगणना के आधार पर कुछ क्वेश्चन हैं
बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी देंगे हम। जनगणना का दायित्व केंद्र सरकार को किस आधार पर दिया जाता है? तो जनगणना हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 246 है उसमें जनगणना का एक विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली जनगणना कब और किसके द्वारा कराई गई थी? तो ये कराई गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और भारत में नियमित जनगणना जो प्रॉपर तरीके से हुई थी वह हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। जो जो पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयर के द्वारा, और जो नियमित तरीके से हुई थी प्रॉपर तरीके से वो 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। तो आगे चलते हैं हम। जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो ये हमें बताना है कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। तो भारत में जो है जनगणना वो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि भारत में जो जनगणना होती है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। किस साल को जनगणना का महाविभाजक साल कहा जाता था? कि मतलब जनगणना जो है ना उस वर्ष उन 10 वर्षों में बढ़ने की बजाय घट गई थी, तो उसको जो है ना महान विभाजक काल कहा जाता है। तो ये हुआ था 1921 में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 19 तक। ठीक है दोस्तों, तो उसके वजह से जो उसमें बहुत सी मौतें हुई थी और प्लेग वगैरह भी फैला हुआ था। तो 1921 को महान विभाजक साल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो आगे चलते हैं हम। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब कब की गई थी? मतलब जो जातियों पर, कास्ट पर आधारित थी वह कब हुई थी? वह हुई थी 1931 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वह कब हुई थी। वह हुई थी 1931 में। किस साल को जनगणना का लघु विभाजक साल कहा जाता है? वह कहा जाता है 1951 को। ठीक है दोस्तों, 1951 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो वह थी 18.33%, मतलब 18.33% जनगणना दर थी 1951 में। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। किस दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई? मतलब जो भी पढ़ने वालों की संख्या कब कम हुई थी, किस वर्ष में कम हुई थी? तो वह हुई थी 1991 से 2001 के बीच में। जब 2001 की जनगणना हुई थी तो उसमें हुई सबसे कम साक्षर हुए थे, निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई थी। ठीक है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो हाँ, ये बतानी है कि 2011 में जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी थी भारत की? तो वह थी, तो 2011 में जनसंख्या थी 1,21,05,69,573। इतने व्यक्ति जो है भारत में थे। ठीक है दोस्तों, ये 2011 की जनगणना का डाटा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। कुल जनसंख्या में से पुरुष जनसंख्या कितनी है? मतलब 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका जो डाटा था कुल जनसंख्या में, उसमें जो पुरुष थे वे थे 62,31,21,843। ठीक है, और भारत की कुल जनसंख्या में महिला कितनी थी? महिला थी 58,74,47,730। ये महिलाएं हैं, और 62 करोड़ जो है पुरुष थे। तो मतलब पुरुष ज़्यादा थे और महिलाएं कम थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। भारत की कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ये 2011 का डाटा है। तो वह 83,34,63,448। यह कुल जनसंख्या का 68.8% है। तो इसलिए कहते हैं कि भारत में जो है सर्वाधिक ग्रामों में निवास करती है भारत की जनसंख्या। भारत की कुल शहरी जनसंख्या कितनी है? वह है 37,71,6,125। ठीक है, 37,71,71,00,000 ये है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी सारी अपडेट टाइम से मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप नेक्स्ट टॉपिक पर बात कर सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अभी स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, जैसे ही ये ख़त्म होंगे उसके बाद सब्जेक्ट वाइज
क्लासें होंगी, ठीक है। संपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे सारे, जीएस के जितने भी आते हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं हम। 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, मतलब वृद्धि दर कितनी थी, तो वह थी 17.7%, ठीक है दोस्तों। और जनसंख्या कितनी बढ़ी थी, 18,19,59,458, इतनी परसेंट जनसंख्या बढ़ चुकी थी। यानी कि अगर 2001 में 100 जनसंख्या थी तो 2011 में 117 हो गई थी वो, ठीक है दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या की 10 की वृद्धि, और गाँवों में जो वृद्धि हुई थी वे हुई थी 9,09,73,022, 12.3% की। और शहरी जनसंख्या की 10 की वृद्धि, ये सबसे ज़्यादा हुई थी 9,09,86,438, 31.8% था ये, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना है आपको। तो आगे चलते हैं हम वीडियो में। भारत की कुल साक्षर जनसंख्या 2011 के अनुसार, जो 2011 में जो कुल साक्षर थे भारत में वे थे 73.0%, टोटल का इतने परसेंट साक्षर थे। तो इसकी जो जनसंख्या थी वह थी 76,34,98,517, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखना आपको इसका डाटा। भारत में लिंगानुपात 2011 में क्या था, वह था 943 महिलाएँ, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएँ थी, तो रेशो कम था। ग्रामीण लिंगानुपात कितना था, वो था 949 महिलाएँ थी 1000 पुरुषों पर ही, ठीक है। ये 1000 में से ही निकाला जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएँ होंगी। तो आगे चलते हैं। शहरी लिंगानुपात कितना था, यह था 929 महिलाएँ, मतलब ग्रामीण में ज़्यादा था और शहरों में कम था। पुरुष साक्षरता 2011 जो थी, पुरुष में जो साक्षर थे पुरुष वे कितने थे, वे थे 80.9%, मतलब कि कुल साक्षरता का 80.9% जो पुरुष जो थे वे साक्षर थे। तो इनकी जो जनसंख्या है वो है 43,46,83,779, ठीक है। और महिलाएं साक्षरता जो थी 2011 के अनुसार वे थी 64.6%, 32,88,14,738, इसका जो है जनसंख्या थी। तो महिलाओं की जनसंख्या कम थी साक्षरता में और पुरुषों की अधिक थी, क्योंकि पहले जो है ना पुरुषों को ही पढ़ने के लिए मौका दिया जाता था, महिलाओं के लिए ये लड़कियों के लिए मौका नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बराबर ही रेशो चल रहा है, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में था, ठीक है दोस्तों। मतलब कि 382 व्यक्ति थे प्रति एक वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है, यह आपके लिए एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक आयु की वर्ग की जनसंख्या जो 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष तक आयु के जो वर्ग के थे वह कितने थे, वे थे 16.45 करोड़, ठीक है। इतनी जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बच्चों की थी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जो जाति थी वे थी 20.14 करोड़, जो कि टोटल जनसंख्या का 16.6% थी, ठीक है दोस्तों। अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोला जाता है, ऊपर वाले एससी थे और नीचे वाले हैं एसटी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो एसटी कितने थे, वे थे 10.43 करोड़, यानी कि कुल जनसंख्या का 8.6% था एसटी। और जी एससी जो था वो 16.6% था कुल जनसंख्या का। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक प्रजनन दर जो 2011 के अनुसार थी वह कहाँ थी, वह थी बिहार में 3.7 जो प्रजनन दर थी, क्योंकि बिहार में जो है ना गरीबी इलाका है और वहाँ पर जो इतने रिसोर्सेज भी नहीं है उनको जागरूक करने के लिए, तो इसलिए वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। सबसे कम प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पर सबसे कम है वह है तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु केरल की जो साक्षरता है वो अधिक है, ठीक है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें हम पीछे क्यों रहे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं। तो यह है सबसे अग्रणी राज्य साक्षरता की दृष्टि से, जो अभी मैंने बताया था कि साक्षरता सबसे अधिक केरल में है। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, साक्षरता वहाँ पर बहुत ही कम है। सबसे अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश जो यूटी होते हैं अपने यूनियन टेरिटरीज, वह है लक्षद्वीप, वह सबसे आगे है केंद्र शासित साक्षरता के मामले में, ठीक है दोस्तों।
याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे अग्रणी तो था लक्षद्वीप, और सबसे पिछड़ा यूटी वह है दादर नागर हवेली। सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से वह है बिहार, जो वह जहाँ पर जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, वह करती है बिहार में। सबसे छोटा राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट्स हैं उसका अरुणाचल प्रदेश है सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है, ये भी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से वह है दिल्ली। दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, और मेट्रो भी दिल्ली में चलती है। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य वह अंडमान निकोबार है। सबसे अग्रणी राज्य लिंगानुपात की दृष्टि से वह है केरल, क्योंकि केरल में साक्षरता अधिक है, तो इसलिए वहाँ के लोग भी जागरूक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। सबसे जो पिछड़ा राज्य है लिंगानुपात की दृष्टि से वह है हरियाणा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की एक योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हरियाणा में सबसे लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पर बेटियों को पहले मार दिया जाता था जन्म से पहले ही। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर जांच करा कर। तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अग्रणी केंद्र शासित राज्य है, ये लिंगानुपात की दृष्टि से है, तो वह पांडुचेरी। सबसे पिछड़ा केंद्र शासित राज्य है वह दमन और दीव, ये भी लिंगानुपात की दृष्टि से ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, मतलब कि 2011 के डाटा के अनुसार भारत का जो ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या है, वह है थाने महाराष्ट्र का, जहाँ पर सर्वप्रथम ट्रेन भी चली थी 1856 में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो ये 2011 के क्वेश्चन है कुछ। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, जहाँ पर जो सबसे अधिक मतलब सबसे कम जनसंख्या है, ये है दिबांगधारी, ये अरुणाचल प्रदेश का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये उसका ही एक जिला है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुई थी, वह हुई थी कुरुम-कुमे अरुणाचल प्रदेश में ही, मतलब न्यूनतम जनसंख्या भी यहीं है और जनसंख्या वृद्धि में जो दर सबसे अधिक है वो भी यहीं पर है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला यह है लांगलोंग नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्वेश्चन थे। जब 2021 की जनसंख्या समाप्त हो जाएगी, अभी तो हो रही है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये जनसंख्या से हर एग्ज़ाम में पीसीएस के प्री तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वनडे एग्ज़ाम के लिए, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आगे चलते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट टॉपिक भी सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।